अनटाइटल्ड चैप्टर। अनिका और बिन्नी कॉलेज के लिए तैयार हो रहे थे, तभी अनिका बड़ी ही बेरहमी से अपने बाल संवारते हुए गुस्से से खुद को आईने में देखकर बोली, अंडस्को, सुबह सुबह उसकी आवाज सुन ली मैंने, अब पूरा दिन बेकार जाएगा। पता नहीं अपने आप को कहाँ का शहजादा समझता है। गले ही पड़ गया। और बिन्नी, तूने अभी तक कोई रास्ता नहीं बताया मुझे इससे बचने का। अब तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? तभी बिन्नी, जो अपनी किताबें जगह पर रख रही थी, एकदम से कमर पर हाथ रख कर बोली, अंडस्को, आर यू सीरियस अनिका? तूने मैरिज पेपर पर साइन किए हैं, पेपर्स रजिस्टर हो गए होंगे, कुछ दिन बाद तो तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। ये सब तुझे खेल लग रहा है क्या? अब मैं क्या आइडिया दूँ तुझे? मैं तो कहती हूँ सब कुछ अपनी फैमिली को बता दे, फिर वो जाने। और उसकी वो धमकियाँ, जिस तरह से उस एकांश ओबरॉय की हरकतें हैं ना, कोई लड़की उसके साथ नहीं रहना चाहेगी। ब्लडी हार्टलेस कहीं का। लड़की क्या चाहती है उसने कभी सोचा ही नहीं, बस अपनी मनमानी चलाता है। अनिका बिल्कुल सुनना सुनना पड़ते हुए बोली, अंडस्को, कैसे बताऊँ सब कुछ अपनी फैमिली को यार? मेरे छोटे बड़े भाई हैं, इस घर में उन लोगों को मेरी हरकतों के बारे में पता लगेगा तो पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे, और मैं कभी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरे घरवाले मेरे वन नाइट स्टैंड के बारे में जाने। बिन्नी, अंडस्को, जो कुछ भी हो, मगर उस एकांश की बेतू को धमकियां अब तुझ पर बहुत ज्यादा भारी पड़ गई। शाम को तू मेरे साथ कॉलेज से घर आएगी, तुझे नहीं जाना उस एकांश सिंह ओबरॉय के ड्राइवर के साथ, समझी? अनिका, अंडस्को, हाँ यार, अब मैं उसकी बातें नहीं मानने वाली। बहुत उछलता है ना अपने आदमियों के दम पर। मेरे आदमी ये कर देंगे, वो कर देंगे, बीच रास्ते में उसके आदमियों का सर ना फुटवा दिया ना मैंने तो कहना। तभी बिन्नी बोलती है, चल अब नीचे नाश्ता करके चलते हैं। दोनों डाइनिंग टेबल के पास पहुंचे, जहां पूरा परिवार इस वक्त नाश्ता कर रहा था। बिन्नी और अनिका को एक साथ आते वेदांश जी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बिन्नी और अनिका ने पूरी फैमिली को गुड मॉर्निंग विश किया और डाइनिंग टेबल के पास आकर चेयर पर बैठ गई। तभी वेदांश जी बोले, अंडस्को, तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चे? बिन्नी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अंडस्को, अंडस्को, बहुत अच्छी चल रही है अंकल, बस आरव को हम बहुत मिस करते हैं। एक बार वो ठीक होकर आ जाए तो और भी मजे से कॉलेज के दिन कटेंगे। तभी वेदांश जी आनंद जी से पूछते हैं, अंडस्को, आनंद, तुम्हें पता चला क्या कि आरव पर किसने हमला करवाया था? लगातार 2 बार मैंने इन सब चीजों के बारे में सुना है, इस बार तो बच्चा जान से हाथ धोते धोते बच गया। तभी आनंद जी वेदांश जी को देखकर बोलते हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं भैया। किसी ने रोड के एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज पहले ही किसी ने वहां से गायब करवा दिए। बाकी वहां मौजूदा दुकानदारों के कैमरे ही खराब थे। अब तो ये पूरा केस बहुत पेचीदा लग रहा है, लेकिन आप चिंता मत करिए। वो शख्स जो भी है, जिसने ये सब किया और करवाया है, बहुत जल्द हाथ लग जाएगा हमारे। अपने बच्चे के एक एक खून का बदला लूंगा मैं उससे। तभी बीच में रागिनी जी बोली, अंडस्को, आप लोग आरव से ही क्यों नहीं पूछते कि इन दिनों उसके कितने दुश्मन बने हैं? उसकी हरकतें भले ही फ्रेंडली हो, लेकिन उसके नए काम की वजह से बहुत दुश्मन बन गए हैं उसके। उनमें से होगा कोई। रागिनी जी की बातों को सुन अनिका के दिमाग में अचानक से एकांश जाता है, जो इन सब चीजों की वजह था, और वो मन ही मन उसे गालियां देते हुए बोलती है, इन सब की वजह तू मैं और मैं ब्लडी ठरकी बिजनेसमैन एकांश है। काश मुझे ही उसे खिलाफ कोई सबूत मिल जाता तो मैं पुलिस को दे देती, फिर वो जेल के अंदर इन और मैं उसके बनाए हुए जाल से आउट। इधर एकांश, जो जेम से आकर नहा धोकर फ्रेश हो चुका था और तैयार होकर
हॉल में नाश्ता करने आया ही था कि तभी सौम्या, तुषार और काव्या जी के सामने ही एकांश को बड़ी लचीली आवाज में बोलती है अंडरस्को गुड मॉर्निंग एकांश बेबी। तभी तुषार बीच में सौम्या को घूरते हुए बोला अंडरस्को वो बेबी नहीं है समझी, अगर वो चाहे तो 9 महीने में एक बच्चे का बाप बन जाएगा। आई बड़ी उसे बेबी बोलने वाली, बॉलीवुड की नौटंकी। तुषार की बात पर काव्या जी उसे धीरे से डांटते हुए बोली अंडरस्को शुश, तुषार कुछ भी बोल देते हो, तुम्हें एकांश से डर नहीं लगता। तभी तुषार मस्ती मस्ती में बोल बैठा अंडरस्को अरे इससे कौन डरता है, मैं किसी से नहीं डरता। तभी एकांश तुषार को घूरते बिना एक्सप्रेशन के चेहरे के साथ बोलता है अंडरस्को अच्छा। एकांश की नजरों से एक पल के लिए नजरें मिलते ही अगले पल तुषार की नजरें नीचे हो गई और वो हक लाते हुए बोला अंडरस्को ब जस्ट किडिंग यारा, चल आजा बैठ नाश्ता करते हैं। तभी काव्या जी एकांश से बात करने को हुई और वो थोड़ा हकलाते हुए बोलती है अंडरस्को एकांश बेटा तुमने तुषार से ये कहा कि मैं और वो फिर से अनिका बच्चे के घर जाएं। हमने तुम्हें बताया था ना, उन्होंने रिश्ते से मना कर दिया है। और ठीक ही तो कह रहे हैं, क्या जरूरत है उन्हें अपनी इकलौती बेटी की इतनी जल्दी शादी करने की। काव्या जी की इतनी बात सुनते ही एकांश ने अचानक से काव्या जी की नजरों से नजरें मिला ली और उन्हें घूरते हुए देखने लगा, जिससे काव्या जी के भी पसीने छूटने लगे और उन्होंने एकांश की नजरों से अपनी नजर हटाकर इधर उधर देखते हुए कहा अंडरस्को ठीक है मैं एक बार और जाकर पूरी कोशिश करूंगी कि वो लोग हाँ बोल दे और जल्दी से शादी की डेट फिक्स हो जाए। तभी सौम्या ने मुंह खोला और हैरत से वो बोली अंडरस्को शादी? शादी किसकी आंटी जी, और ये अनिका कौन है? काव्या जी कुछ बोलती इससे पहले ही तुषार बीच में टपक कर बोला अंडरस्को एकांश की और किसकी? एकांश इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से प्यार करता है और ये उन्हीं से शादी करने वाला है। तो तुम जो अपने गंदे दिमाग में गंदे गंदे प्लान्स बना रही हो ना, एकांश को पटाने के लिए सब के सब फ्रॉड होने वाले हैं, बिल्कुल तुम्हारी फ्लॉप फिल्म की तरह है। तुषार की बात सुनकर सौम्या को बहुत बड़ा झटका लगा। वो तो एकांश ओबरॉय मैंशन में रुकी ही इसलिए थी ताकि वो एकांश को अपने बस में कर सके और उससे शादी करके उसकी प्रॉपर्टी हथिया सके। तभी तुषार बोला अंडरस्को हमारी बातें मजाक लग रही है न तुम्हें? तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी का कार्ड देख लेना पता चल जाएगा, वैसे भी शादी तो हो ही। तुषार आगे कुछ बोलता इससे पहले ही एकांश ने उसे कहा अंडरस्को तुषार ज्यादा बकवास मत करो, मेरा नाश्ता हो गया है, जल्दी से उतर, ऑफिस के लिए निकलना है। शाम को मैं ऑफिस से जल्दी निकलूंगा, इसलिए जितने भी अपॉइंटमेंट है सारे के सारे जल्द ही क्लियर हो जाने चाहिए, कहते हुए टेबल से उठ गया। तुषार सौम्या का रिएक्शन देख रहा था। सौम्या इस वक्त बहुत ज्यादा हताश थी। तभी सौम्या की नज़र भी तुषार पर पड़ती है तो तुषार से जीभ दिखाने लगता है। सौम्या को इतना गुस्सा आया कि वो झुककर अपनी सैंडल उतारने लगती है तुषार को मारने के लिए। तभी तुषार वहां से हंसते हुए भाग जाता है और तुषार को देख के सौम्या बुदाबुदाते हुए बोलती है अंडरस्को तुझे तो मैं अच्छे से देख लूंगी। और फिर मन ही मन खुद से बातें करने लगती है अंडरस्को मुझे पता है ये लड़की वही है जिसके साथ न्यूज़ में एकांश के रिलेशन के रूमर आ रहे थे। व्हाट द फक, उस लड़की का तो मैं वो हश्र करूंगी कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। एकांश सिर्फ मेरा है। एकांश इज अडोरेबल और मैं उसे इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं को सकती। अभी तो मैंने कोई मूव किया भी नहीं है एकांश को पाने के लिए और वो मेरा पका पकाया फल ले जाने की कोशिश कर रही है। जस्ट वेट एंड वॉच अनिका, व्हाटएवर, जल्द ही तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी मैं। मिडिल क्लास गर्ल कहीं की।
इधर अनिका कॉलेज के सारे क्लासेज खत्म करती है, वो भी बेमन। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। हर वक्त उसके दिमाग में वही शादी वाली बात और एकांश की दी हुई धमकियां घूम रही थी। वही क्लास और कॉलेज के काफी स्टूडेंट्स उसकी तरफ देख रही थी। कुछ तो मुस्कुराते हुए कह भी रहे थे कि अनिका ने तो सीधे एक्शन सिंह ओबरॉय को पटा लिया अंडस को। मगर वहां बिन्नी पहुंच गई और चिल्लाते हुए उन सब को सुनाकर बोली, अंडस को ये मुंह छुपा छुपा कर क्यों? चू चपड़ क्या कर रहे हो तुम लोग? हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बोलो, क्या बोल रहे थे तुम लोग? माँ कसम सैंडल उतारकर मुंह में डाल दूंगी तुम्हारे। फिर प्रोफेसर को बताना या फिर मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा देना। बिन्नी की बात सुन सब अपने अपने काम में लग गए, क्योंकि एकांश सिंह ओबरॉय के साथ अनुजा का नाम है। एकांश का नाम नहीं, ब्रांड था। लिहाजा उन्हें भी पूरी तरीके से यकीन नहीं था कि फोटो में दिखाई जाने वाली लड़की अनिका ही थी, और कोई भी न्यूज़ में बताई जाने वाली वजह पर कोई ज्यादा विश्वास नहीं कर रहा था। क्लास के बाद अनिका और बिन्नी कैंटीन में जाती है। वीर बिन्नी को बताकर सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गया था और जाते जाते कह गया था कि वो घर अनिका की स्कूटी पर चले जाए। दोनों कॉफी पीते हुए गुमसुम बैठी थी। तभी अनिका का उतरा हुआ चेहरा देख बिन्नी उससे पूछती है, क्या हुआ अनु? इतना सड़ा हुआ मूड क्यों बना रखा है तूने? अनिका अंडस को तो तू ही बता बिन्नी, कैसे रिएक्ट करूं मैं? बिन्नी अंडस को, पहली बात तो तू मेरे साथ सीधे घर चल, मुझे नहीं छोड़ना तुझे अकेले। आज स्कूटी तेरी बिन्नी दौड़ेगी जाने मन, और इतना फास्ट दौड़ आएगी कि तू भी कहेगी कि वाह क्या स्कूटी रेसर है मेरी बिन्नी। दोनों कॉलेज से बाहर निकलती है तो अचानक ही कॉलेज के बाहर ही एक ब्लॉक पोश कार अनिका को दिखाई देती है, जिसका ड्राइवर अनिका को जाना पहचाना लगा। गौर से देखने पर गाड़ी पर एएसओ का टैग लगा हुआ था। बिन्नी अनिका को अपने साथ स्कूटी पर बैठा लेती है और दोनों हेलमेट लगा लेते हैं। बिन्नी पूरी रफ्तार से स्कूटी पार्किंग एरिया से निकालती है और दोनों हंसते गाते मस्ती करते खाली हाईवे पर स्कूटी चला रहे थे। तभी तेज रफ्तार से हाईवे पर लगभग 6 काली गाड़ियां आगे से 2 लाइन में आकर स्कूटी के आगे खड़ी हो गई, जिसे देख बिन्नी अनिका की बंद बज गई और अनिका की तो आंखें बड़ी हो गई। और बात इतनी तक ही नहीं रही, पीछे से भी 6 गाड़ियां 2 लाइनों में आकर हाईवे पर खड़ी हो गई। अनिका बिन्नी कुछ सोच पाते इससे पहले ही उन्होंने देखा कि उनका ली गाड़ियों में से काले कपड़े वाले लंबे चौड़े हटे कट्टे तगड़े बॉडीगार्ड तेजी से निकल रहे हैं। उनमें से कुछ के हाथों में तो गन भी थी। बीच में स्कूटी पर बैठी अनिका और बिन्नी उन्हें देखकर काफी ज्यादा डर गई। उनके डर का ठिकाना ही नहीं रहा, दोनों की अतरिया कांप गई थी। तभी उन बॉडीगार्ड में थोड़ी सी भी देरी ना करते हुए अनिका और बिन्नी को झट से पकड़कर उनकी मर्जी के बगैर गाड़ी में बैठा लिया। दोनों छटपटाते रही, उन बॉडीगार्ड को लात घुसा भी मारने लगी, लेकिन उन सबके आगे अनिका बिन्नी बेचारी की ताकत काम नहीं कर रही थी। दोनों ही गाड़ी में बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी, इसलिए मजबूरन उन्हें एंकर और बिन्नी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करना पड़ा। थोड़ी देर बाद अंडस को एक बड़े से हॉल में वो सारे बॉडीगार्ड्स एक लाइन में इकट्ठा थे, और उसी हॉल के बीचों बीच बड़े से किंग साइज काउच पर एकांश बैठा हुआ था, जिसकी गोद में इस वक्त बेहोश अनिका पड़ी हुई थी और एकांश ने उसकी कमर को कसकर होल्ड कर रखा था। साथ ही वो उसके बिखरे हुए बाल को साइड करते हुए बेहद खतरनाक भाव के चेहरे के साथ गुस्से से अनिका को देखते हुए बोला, अंडस को बार बार गुस्सा दिलाती हो तुम मुझे स्वीट हॉट, अब देखो तुम्हें दोबारा से परेशान करना पड़ेगा मुझे। और इधर उसी हॉल में बिन्नी, जिसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधे हुए थे और दोनों पैर भी पूरी मजबूती से रस्सी की गिरफ्त में थे, साथ ही उसके मुंह पर काला टेप लगा हुआ था, अभी भी वो बेहोश फर्श पड़ी थी।
टू बी कंटिन्यूड गाइज। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं अब क्या करेगा एकांश। एंड थैंक यू वर्षा कमल जैन for congratulate me on 50 chapters completion एंडी स्पेशल थैंक यू आप सब रीडर्स को जो मेरी स्टोरी का हाल चैप्टर पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। कमेंट के जरिए मुझे सब पता लग जाता है कि आप कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद करते हैं कहानी का, और मैं कोशिश करती हूँ कि उस पार्ट में मैं थोड़ा और ज़्यादा शादी के लिए हाँ। विला के बड़े से हॉल में एकांश इस वक्त अनिका को गोद में लिए बैठा हुआ था। उसका ऑरा इस वक्त काफी ज्यादा प्रभावदार लग रहा था। वही बेसुध उसकी गोद में पड़ी अनिका को उसने अब अपने कंधे उसका सिर रखकर उसे अपनी बाहों में भरे हुआ था। एकांश तब तक वैसे ही बैठे रहा जब तक अनिका की आंखें नहीं खुलने को हो गई। अब धीरे धीरे अनिका को होश आने लगा था। वो अपना सिर पकड़ अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और झट से वो पूरे होश में आते हुए अपने इर्द गिर्द देखती है तो सबसे पहले उसकी नज़र अनिका को होल्ड हुए एकांश पर जाती है, जिसे देख अनिका की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। हाथ पर बंधे हुए बेहोश पड़ी है। तभी अनिका बुदाबुदाते हुए बोलती है, अंदस को तो वो इसके आदमी थे और बिन्नी कहा है, और हॉल में नजरें घुमाती है तो बिन्नी उसे हॉल की जमीन पर बेसुध बंधी पड़ी नजर आती है। अनिका झट से एकांश की गोद से उठने की कोशिश करती है। तभी एकांश अनिका की कमर में अपना हाथ कसते हुए उसे अपनी तरफ फिर से खींचता है, जिसकी वजह से अनिका की आह निकल जाती है और वो गुस्से से एकांश को देखते हुए बोलती है, बदतमीज आदमी, छोड़ो मुझे, तुमने क्या किया? उसे बांधकर क्यों रखा हुआ है? खोलो उसे। तभी एकांश गुस्से भरे कोल्ड वॉइस में बोलता है, ये उसकी सजा है स्वीट हार्ट। उसने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की। तुम्हें उस खटारा स्कूटी पर बैठाकर वो लिए जा रही थी, जबकि ड्राइवर कॉलेज के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तभी दांत पीसते हुए अनिका बोलती है, अंडस को तुम्हारे ड्राइवर के साथ जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, और तुम होते कौन हो मुझे इस तरीके से ट्रीट करने वाल? मुझे तुम्हारे पास नहीं आना था, इसलिए मैं घर जा रही थी। देखो एकांश, ये बेवकूफ़ी बंद करो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तभी एकांश अनिका के चेहरे को बड़े ही प्यार से देखते हुए और फिर अचानक ही उसके होठों पर अपनी नजरें लड़ाते हुए बोलता है, अंडस को तो तुम्हें क्या पसंद है स्वीट हार्ट? वही जो हम अपनी हर मुलाकात पर करते हैं। अनिका एकांश की नज़र को बखूबी भाप गई थी। उसे पता चल गया था कि एकांश इस वक्त उसके होठों को देख रहा है। तभी अनिका ने जल्दी से एकांश से अपना मुंह फेर लिया और गहरी सांस लेते हुए बोली, स्टॉप इट। मेरी दोस्त के हाथ पैर की रस्सी खोलो। एकांश एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बोलता है, अंडस को अब वो तभी खुलेगी जब तुम अपने घर वालों के सामने ये कंफर्म करके आओगी कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। वैसे तो मेरा प्लान कुछ और था। आज घुटनों के बल बैठकर तुम्हें डायमंड रिंग पहनाने वाला था मैं, लेकिन तुमने मेरा सारा प्लान स्पॉइल कर दिया बेबी। मेरे ड्राइवर के साथ न आकर तुमने बता दिया कि तुम्हें मेरे रोमांटिक बिहेवियर नहीं, मेरे जिद और जुनूनियत में इंटरेस्ट है। तो लो देखो अब मैं क्या क्या करता हूँ। फिर एकांश अपने काले कपड़े वाले आदमियों से बोलता है, इस लड़की को उठाकर अंदर ले जाओ, और जब तक मैं ना कहूँ इसे ना खाना देना ना और न पानी, और अगर जाग जाए तो तुम लोगों को पता है इसके साथ करना क्या है। अनिका एकांश को गुस्से से देखते हुए कहती है, क्या करना है उसका? एकांश चुपचाप उसके चेहरे को देख रहा था। वो कोई जवाब नहीं देता। तनिका जोर से एकांश सीने पर हाथ मारकर उसे धक्का देते हुए उसके गोद से उतर जाती है और वो बिन्नी की तरफ जाकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है। तभी एकांश सोफे पर से उठ जाता है और पीछे से उसका हाथ पकड़कर खींचकर
अपने सीने से एक जोर के झटके से सटा लेता है और अपने आदमियों को इशारा करता है कि वह लोग बिन्नी को ले जाए। अनिका बिन्नी बिन्नी चिल्लाती रहती है, मगर बिन्नी को होश नहीं आया था। वो लोग बिन्नी को वहां से ले जाते हैं और अनिका एकांश की पकड़ में ही कैद रह जाती है। जब बिन्नी अनिका की नजर से बिल्कुल ओझल हो गई, तो वो गुस्से से एकांश को देखने लगी और उसके सीने पर मुंह के बरसाते हुए जोर जोर से रोते हुए बोली, अंडस्को, बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। कब से बर्दाश्त किए जा रही हूँ मैं। जब देखो मेरे अपनों पर तुम जोर चलाते हो, लेकिन अब नहीं। बस बहुत हुआ तुम्हारा, चुपचाप बिन्नी को छोड़ो, वरना इस बार मैं अपने घर में सबको सच बता दूंगी। पूरी मीडिया तुम्हारी असलियत जान जाएगी। तुम जो ये दुनिया के सामने फेयर इमेज लेकर घूमते हो ना, सब धरे के धरे रह जाएंगे। तभी एकांश शैतानी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करके अनिका को देखते हुए बोला, अंडस्को, तो जाओ देखते हैं तुम मेरी बात मानोगी या अपने मन की करोगी। तुम्हारी दोस्त मेरे पास है। अगर तुम चाहती हो कि उसके साथ कुछ गलत ना हो, तो चुपचाप हाँ कर देना, वरना मेरे पास और भी ऑप्शन है तुम्हें अपनाने के। मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हें ऑर्डर दे सकता हूँ कि इस घर से बाहर भी ना जाओ तुम, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। आई एम योर ऑफिशियल हस्बैंड। अगली बार से तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो का नारा बिल्कुल मत लगाना। मुझे ये सेंटेंस बिल्कुल नहीं पसंद। नाउ गो। तभी अनिका अपनी बड़ी बड़ी आंखें एकांश को दिखाते हुए बोलती है, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक बिन्नी को तुम छोड़ नहीं देते। पहले आरव, फिर चिराग और अब बिन्नी। मेरी वजह से तुम इन सब की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। तभी एकांश गहरी सांसें लेते हुए बोलता है, अंडस्को, तुम सही कह रही हो। तुम्हारा अभी जाना ठीक नहीं है। अभी तो हम ठीक से मिले भी नहीं। कम ऑन किस मी। ये बात सुन अनिका एकांश कॉलर पकड़कर उसे छोड़ते हुए कहती है, डोंट डेयर। तभी एकांश भोए उच्चकाते हुए बोलता है, अंडस्को, आई कैन स्वीट हार्ट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकती, वरना। इतना कहते हैं एकांश ने अनिका के हाथ और उसके गुलाबी होठों को बड़ी ही बेसब्री से चूमते हुए वो अनिका की कमर को बड़ी ही भावुकता से सहलाने लगा। अनिका इस वक्त सिर्फ मुट्ठी बांधे खड़ी थी और एकांश उसके होठों पर इस कदर हावी हो गया था कि ना चाहते हुए भी उसे आंखें बंद करनी पड़ी। इस बार एकांश काफी सॉफ्टली अनिका को किस कर रहा था। अनिका एकांश की सांसों में घुल गई थी। अब धीरे धीरे अनिका भी एकांश के पीठ तक अपने हाथ ले आती है और वो कभी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने का सोचती, तो कभी उसकी सांसों में और गहराई से समाने की चाहत रखती। इतने में ही लगभग 10 मिनट हो गए थे। तभी एकांश ने खुद ही अनिका के होठों को छोड़ दिया। अनिका अपनी उफात भरती सांसों को काबू करने में लगी थी। तभी एकांश ने उसके चेहरे को हाथ में भरती हुए उसके बालों को ठीक किया। दोनों के चेहरे एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा रही थी। तभी अनिका ने एकांश से सीधे मुंह फेर के कहा, तुम चाहे जो भी कर लो, जितना प्यार बरसा लो मुझ पर, मैं कभी हाँ नहीं करूंगी और बिन्नी मेरे साथ जाएगी। इधर रागिनी जी अपने कमरे से निकली और हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई। साथ ही वो काफी ज्यादा थकी हुई लग रही थी। तभी सुनीता जी जो लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी, उन्होंने रागिनी जी से पूछा, अंडस्को, क्या हुआ रागिनी, तुम काफी थकी हुई लग रही हो। लगता है आज तुमने बहुत ज्यादा देर तक बुक लिखी है। दरअसल रागिनी जी पैशन से एक हिंदी बुक राइटर थी, जिनकी बुक लाखों लोग पढ़ते और पसंद करते थे, और घर में वो खाली कभी नहीं बैठे रहती थी। कभी अपना काम करती तो कभी अपने नए खुलने वाले कंपनी के प्लान्स में जुट जाती। सालों पहले कॉलेज खत्म होने के बाद से वो यही कर रही है, और कभी आशीष जी की यादों में वो रो भी लिया करती थी। बस यही थी उनकी जिंदगी,
फिलहाल तो उन्होंने सुनीता जी की बातों का जवाब दिया अंडरस्को। हाँ भाभी, आज ही बुक की स्क्रिप्ट कंप्लीट की है, बस एक हफ्ते में छपाई के लिए चली जाएगी। वैसे अनिका और बिन्नी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, दोनों कॉलेज से नहीं आए क्या? सुनीता जी जो सोफे पर बैठे हुई थी, वो रागिनी जी को जवाब देती है अंडरस्को। पता नहीं दोनों कहाँ रह गई, थोड़ी देर और देख लेते हैं, उसके बाद मैं अनिका को फोन कर लूंगी। सभी वेदांश जी जो अभी अभी ऑफिस से आए थे और चेंज करके हॉल में रागिनी जी के पास आकर बैठ गए। वो रागिनी जी से उसका हाल चाल पूछने लगे और सुनीता जी से बोले, अंडरस्को, सुनीता कब तक घर में हाउसवाइफ की तरह काम करती रहोगी? इतनी पढ़ी लिखी हो तुम, तुम्हें रेस्टोरेंट्स और होटल मैनेजमेंट की अच्छी जानकारी है, तो तुम उसी में कुछ क्यों नहीं कर लेती? अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। तभी सुनीता जी मुस्कुराते हुए वेदांश जी को जवाब देती है, कर लूंगी को शुरू भैया, एक बार चिराग एग्जाम खत्म हो जाए, फिर मैं इस बारे में भी कुछ सोचूंगी। सब बात कर ही रहे थे, तभी अचानक ही घर का डोर बेल जा अंडरस्को। सुनीता जी बोलती है, मैं देखती हूँ कौन है, शायद अनिका और बिन्नी आए होंगे। सुनीता जी दरवाजे के पास जाती है और मुस्कुराते हुए वो अनिका और बिन्नी के होने की कल्पना कर दरवाजा खोलती है। लेकिन तभी उनकी आंखें हैरत से बड़ी हो जाती है। दरवाजे की दहलीज पर काव्या जी थी, जिनके हाथ में इस वक्त बड़ा सा फूलों का बुके था और पीछे कई सारे बॉडीगार्ड्स जो कि गिफ्ट्स और फलों की टोकरी आ लेकर बिल्कुल सीधी मुद्रा में खड़े थे। उन सबको देख सुनीता जी काव्या जी से पूछती है अंडरस्को, ये सब क्या है काव्या, और तू यहाँ दोबारा? काव्या जी मुस्कुराते हुए सुनीता जी से पूछती है अंडरस्को, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सुनीता जी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है अंडरस्को, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। काव्या जी सीधे घर के हॉल में आ जाती है, जहाँ रागिनी जी और वेदांश जी बैठे हुए थे, और अपने हाथ का बुके वो वेदांश जी की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, ये आपके लिए वेदांश जी। पूरी हैरत से काव्या जी को देखते हुए उनके हाथ के बुक्के पर एक नज़र दौड़ आते हुए काव्या जी से पूछते हैं, अंडरस्को, ये सब क्या है, आप यहाँ दोबारा क्यों आई है? तभी काव्या जी मुस्कुराते हुए बोलती है, आप मुझे बैठने को नहीं कहेंगे? रागिनी जी भी सोफे से उठ खड़ी होती है। तभी पीछे से तुषार आता है और वो सभी घर वालों को देखते हुए बोलता है अंडरस्को, सॉरी मैं गाड़ी पार्क करवा रहा था, आज फिर थोड़ा लेट हो गया, तो रिश्ते की बात करें। वेदांत जी गुस्से से तुषार को देखते हुए बोलते हैं अंडरस्को, क्या मजाक है ये, हमने एक बार मना कर दिया ना, उसके बाद आप लोग ही बार बार हमारे घर पर। तभी काव्या जी दर्द लहजे में वेदांश जी से कहती है, देखिए हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको अपने बारे में बताने आए हैं, हम बुरे लोग नहीं हैं, आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। इंडिया के रिच परिवारों में हमारा नाम आता है और एकांश आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो उसे कभी उदास तक नहीं रहने देगा, आप लोग प्लीज़ एक बार इस बारे में सोचिए। तभी रागिनी जी गुस्से से बीच में बोलती है अंडरस्को, आप लोग समझते क्यों नहीं है? हम अनिका की शादी के बारे में इस वक्त सोचेंगे भी नहीं। आपको अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ ही नहीं चाहिए। रागिनी जी और भी बहुत कुछ बोलती। इससे पहले ही उनके कानों में और सभी परिवार वालों के कानों में एक आवाज पड़ी, अंडरस्को, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये आवाज अनिका की थी, जो अभी अभी ही घर की दहलीज पर खड़ी हुई थी। उसे देख सारे परिवार वाले चौंक गए और वेदांश जी तो उसे घूर घूर कर देखने लगे। अनिका की नजरें इस वक्त सभी परिवार वालों को देख रही थी। आपका दिन शुभ हो। दिल चेरी ब्लॉसम फोल्डेड हैंड्स।